हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज है 29 सितंबर 2024। यूपीएससी मेंस 2024 आज कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पेपर आपका ऑप्शनल था और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पेपर दे करके आए हैं उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, कैसा पेपर रहा, क्या कुछ है। थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू रहेगा इस पूरे वीडियो में एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज़ थी वो कितनी यूज़फुल रही। इस पूरे पेपर को देख करके आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि हमने कुछ यूनिट ही कवर करी थी, बट उन यूनिट से भी आपको काफ़ी आइडिया होगा कि हमारे जो इनिशिएटिव था या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराता है यूपीएससी के लिए, वो कितना क्रिस्प और कितना रेलेवेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने पेपर वैसे तो देख ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है पेपर, हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड कर दिया था, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी हम पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं और जल्द ही इसके बाद में हम पेपर 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विच इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अगले साल देने का सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत रेलेवेंट है। और जो लोग अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत रेलेवेंट होने वाली है। आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आपको किसी पेपर का आइडिया लगाना है तो आपको पीवाईक्यूज़ का जो है पता होना चाहिए, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो पीवाईक्यूज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन आज जो पेपर हुआ, मैं उस पेपर को देख के बहुत खुश हुई। इतना अच्छा, इतना मतलब इजी। अगर आपने मेरे पीवाईक्यूज़ की लिस्ट वो देखी होगी, वीडियो देखी होगी, या जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, टॉपिक जो मैंने आपको दिए थे, माइक्रो टॉपिक की जो मैंने लिस्ट दी थी, उसमें से ही आपके क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई फर्स्ट सॉ द पेपर एंड आपके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं, किस तरीके से पेपर आता है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो टोटल जो है वो 8 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 8 में से टोटल 5 के आपको आंसर देने होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं। फर्स्ट एंड 5 जो नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, 8 क्वेश्चंस के इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट होते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8 के जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं। हर एक क्वेश्चन के नंबर जो है उसके सामने मेंशन किए गए हैं और ये आपकी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, उसी के अंदर आपको जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटल 3 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है और ये 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। ऑप्शनल में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली थ्योरेटिकल पोर्शन एंड पेपर 2 इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। अच्छा, ये थोड़ा सा राइटिंग का ध्यान रखिएगा, बट थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 5 पार्ट होते हैं इसके, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ना रिदम सेट होता है पेपर का, और आपको अगर यहाँ पे इजी क्वेश्चंस मिल जाएं तो बड़ा मन खुश हो जाता है। तो पहले ही क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी डिबेट इज स्टिल अलाइव। कमेंट करना है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। जो वो आपकी जो मैं कह रही हूँ माइक्रो टॉपिक की लिस्ट है, वहाँ पर भी हम बात करते हैं। जब हम वुड्रो विल्सन की बात करते हैं तब भी हम बात करते हैं डाइकॉटमी की, एंड जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं तब भी हम डाइकॉटमी की बात करते हैं। क्या ये डिबेट आज भी रेलेवेंट है या ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि डाइकॉटमी जो है ये आपका वुड्रो विल्सन का कॉन्सेप्ट था। आप ये कह सकते हो कि पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, जो नींव बनी थी, नींव जो फाउंडेशन था, वो डाइकॉटमी का कॉन्सेप्ट था। और डाइकॉटमी 1930s तक आते आते जो नए थिंकर्स आते हैं, ह्यूमन रिलेशन थिंकर्स, और बाद के जो थिंकर्स आते हैं, वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि डाइकॉटमी पॉसिबल ही नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग ही नहीं कर सकते। तो ये जो डाइकॉटमी की डिबेट चली थी, क्या वो आज भी रेलेवेंट है? क्या ये आज भी अलाइव है? मतलब क्या ये डिबेट आज भी होती है? उसको लेकर के क्वेश्चन था, राइट। तो ये सिर्फ विल्सन को लेकर के इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ विल्सन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप अपने आंसर को एक डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो। विल्सन ने स्टार्ट ज़रूर करा था, लेकिन इस डिबेट को जिंदा बनाए रखने में, मतलब इस डिबेट को अलाइव रखने में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना था, राइट। चलिए, इसको मैं इजी क्वेश्चन मानती हूँ डेफिनेटली। अगर आपने ढंग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, डाइकॉटमी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। डिस्कस करना है। अब आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे होंगे, कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके बने हैं।
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करने का जो क्रेडिट है वो एल्टन मायो को जाता है, राइट। फिर अलग अलग थिंकर्स ने इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल ग्रुप का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और डिस्कस करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है ग्रेप वाइन इज अ नेसेसरी इविल, एग्जामिन करना है। व्हाट इज ग्रेप वाइन? ग्रेप वाइन इज नथिंग बट द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपने गॉसिप सुने होंगे ना कि आज मैनेजर ये कहने वाला है, आज डीन ये कहने वाला है, आज एचओडी ने ये बोला है। आपको पता है ये जो गॉसिपिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नोन एज ग्रेप वाइन। इट्स अ नेसेसरी इविल। तो जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हो ना, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक ग्रेप वाइन बोला जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये ना बहुत फास्ट होता है, कई बार आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें भी जो हैं इससे पता चल पाती है, तो इट्स अ नेसेसरी इविल, राइट। ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो आया था। Then healthy headquarters and field agency relationship thrives on effective communication command. Then again ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसको रिलेट किया गया है किससे? हेडक्वार्टर एंड फील्ड एजेंसी से। हेडक्वार्टर एंड फील्ड एजेंसी का जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक नंबर 4 में, हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप। उसको क्या कहा गया है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनके बीच में इश्यूज़ पढ़ते हैं ना हेडक्वार्टर एंड फील्ड एजेंसीज के बीच में, तो हम कहते हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, जो पॉलिसीज़ बन के आती है वो इतनी इफेक्टिव होती नहीं है, राइट। हेडक्वार्टर वालों को लगता है कि इनको क्या करना है, जो हम ऑर्डर दे रहे हैं वो उनको फॉलो करना है। फील्ड वालों को लगता है कि जो साहब बैठे हैं हेडक्वार्टर में उनको क्या पता है, हमसे पूछो, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, तभी हेडक्वार्टर और फील्ड एजेंसीज अच्छे से काम कर पाएंगी, राइट। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। एंड देन मीडिया हैज़ बिकम मोर ऑफ ए सोसाइटल लेंस देन इंस्टीट्यूशनल लेंस एनालाइज। ये मीडिया जो है वो सोसाइटल लेंस, सोसाइटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है देन द इंस्टीट्यूशनल लेंस, राइट। मीडिया के थ्रू सोसाइटी, या हम कह सकते हैं जो पब्लिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो मीडिया। तो मीडिया का जो रोल चेंज हो रहा है, या जो इफेक्टिवनेस है मीडिया एज अ टूल के तौर पे, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व करा है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आए, मतलब बहुत टेक्निकल जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो उससे नहीं आए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट उससे टॉपिक से सिर्फ डाइकॉटमी का कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने, बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन। या फिर नॉर्मली क्या हो रहा है ना, पिछले कुछ सालों के अगर आप ट्रेंड देखो तो यूपीएससी क्या कर रही है, जो डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं कह रही हूँ उसमें ना गहराई में जाकर के, डेप्थ में जाकर के यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं देखने को मिला है, डाइकॉटमी सिंपल से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी, या जो पेपर दे करके आए हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, डेफिनेटली आप अपनी एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पेपर को देख रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर मैं पेपर को देख रही हूँ। हो सकता है आपको, अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव वेरी कर सकता है, आई एग्री। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैकग्रेगर की थ्योरी पर बेस्ड है। मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई प्रोवाइड इनसाइट इनटू ह्यूमन मोटिवेशन एट वर्क प्लेस डिफरेंटली, एग्जामिन इन डिटेल। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकता। मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पे क्वेश्चन आया है, सिंपल है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या कहती है, किस तरीके का मोटिवेशन, किस तरीके का सुपरविजन वो एक्सप्लेन करती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट आया है इसी का ही, गुड गवर्नेंस एड्स नॉर्मेटिव एंड इवैल्यूएटिव एट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग। कमेंट नाउ, गुड गवर्नेंस आपकी जो गवर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर नॉर्मेटिव, नाउ व्हाट इज नॉर्मेटिव एंड व्हाट इज इवैल्यूएटिव एट्रीब्यूट्स, इसको समझिए। नॉर्मेटिव नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, सो कॉल्ड, कि समाज के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज के हिसाब से वैसा होना चाहिए। हम एक समाज में रहते हैं तो हम एक समाज के जो अनरिटन रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जो समाज के जो अनरिटन, अलिखित जो नियम होते हैं ना, उनको हम नॉर्म्स बोलते हैं, कि ये तो ना स्टैंडर्ड है, ऐसा तो होना ही चाहिए।
नॉर्मेटिव कि ऐसा तो होना ही चाहिए, आइडियल की हम बात करते हैं कि ऐसा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम नॉर्मेटिव बोलते हैं, राइट। इवैल्यूएटिव, जिसके आधार पर आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो गुड गवर्नेंस के जो आप डिफरेंट एलिमेंट पढ़ते हो ना, वहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि समाज को कैसा होना चाहिए, गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, और कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, मतलब इट एड्स टू द प्रोसेस, है ना, कि गुड गवर्नेंस का ओवरऑल नॉर्मेटिव और इवैल्यूएटिव एट्रीब्यूट्स में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में पूछा गया है। देन कम्स द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जिन लोगों ने भी मेरी PYQ सीरीज़ के बारे में पूछा है, मैंने उनको बहुत स्पेसिफिकली, आई थिंक मैंने बहुत बार अपने आप को रिपीट किया था कि रेगुलेटरी टॉपिक जो है ना, UPSC हर साल पूछ रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे हर साल पूछ रही है, रेगुलेशंस पे, रेगुलेटरी गवर्नेंस पे, इस टॉपिक को आप रट करके जाइएगा। एंड आपके सामने इस चीज़ का जो है एग्जाम्पल है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग सर्विस डिलीवरी एक्टिविटीज बट आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नियस फैक्टर्स। डू यू एग्री? गिव रीजंस। रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी रेलिवेंट है, कितनी जो उनका फंक्शन है कंट्रोलिंग, मान लीजिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के पर्पज से, मान लीजिए वो कितनी रेलेवेंट है, इस चीज़ को लेकर के जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप जो है आप क्रेडिट, आई थिंक वी डिजर्व दिस क्रेडिट, कि इस क्वेश्चन को लेकर के तो हमने आपको पहले ही अवेयर किया था कि UPSC इस टॉपिक को पूछती है बार बार। देन स्ट्रेंथनिंग सोशल ऑडिट थ्रू एप्रोप्रिएट वेज विल प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नमेंट। कमेंट। आई थिंक सोशल ऑडिट के बारे में भी जब हमने टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस किया, देन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जितने भी आपके ये टूल्स हैं अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, इनकी आप इफेक्टिवनेस पे जाइए, कितने इफेक्टिव हैं ये, सोशल मीडिया कितना, सोशल ऑडिट कितना इफेक्टिव है, मीडिया कितना इफेक्टिव है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल कितने इफेक्टिव है, जुडिशियल मेथड कितने इफेक्टिव हैं, आप उसके इफेक्टिवनेस को पढ़िए और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंड हेयर वी कैन सी सोशल ऑडिट की इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया है कि सोशल ऑडिट जो है वो ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आता है The development of administrative law in welfare state has made administrative tribunal a necessity examine. I mean, इससे सिंपल क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाउ व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो एजेंसीज होती हैं जो आपका बेसिकली जुडिशियल काम कर रही होती है, जुडिशरी का काम कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर जुडिशरी के मेंबर ना होकर के एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स होते हैं। यानी ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं जो जुडिशरी का काम कर रही होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट से क्या रोल एंड क्या इसका सिंपल सा है, तो व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक हमने चैनल पे सफिशिएंटली इसको लेकर के हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कि इस बार जिन्होंने भी पेपर डिज़ाइन किया होगा, वो आप लोगों की जो क्वेश्चन डिकोडिंग की प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, देख करके 30-40 सेकंड तो हमें एक बार पढ़ने से तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता था, कि हमें मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ता, तभी हम क्रक्स तक पहुंचते हैं क्वेश्चन की। वो चीज़ मुझे लगता है इस बार थोड़ी सी सॉल्व हुई होगी आपको। एंड हेयर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आप जो आप, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि अब खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, नहीं, ये वीडियो हैं चैनल पे हैं, PYQs की आप सीरीज़ देखिए। हालांकि मैंने उसमें बहुत कम, मतलब 5 या 6 वीडियोस में मैंने अपलोड करी हैं, बट वो वीडियोस जिन्होंने देखी है ना, वो आज मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे। मैंने कहा था कि जितने भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, उनकी इफेक्टिवनेस पे जाइएगा। देख लीजिए, ineffectiveness of legislative control over administration can stem from various factors, hence in ensuring effectiveness a comprehensive approach is the need of the hour। डिस्कस करना है लेजिस्लेटिव कंट्रोल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो आपने डिस्कस करना था, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो है आज के टाइम पे एफिशिएंसी थोड़ी कम हो रही है अगेन, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अबाउट ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जिन्होंने ERG थ्योरी नहीं पढ़ा है, हम 2 प्रकार की थ्योरी को हम पढ़ते हैं नॉर्मली, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। तो उसी में हम ERG थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये उतनी प्रोमिनेंट थ्योरी तो नहीं है जितनी मैकग्रेगर मास्लो का मॉडल हम पढ़ते हैं, बट इट इज़ स्टिल रेलेवेंट। हमने आई थिंक जो माइक्रो लिस्ट की टॉपिक दी थी उसके अंदर भी हमने इसके बारे में मेंशन किया था, और जहाँ तक मुझे ध्यान है नोट्स के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं, जो अपडेटेड नोट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग UPSC का थोड़ा सा जब हमने पैटर्न देखा तो इट्स लाइक कि सिर्फ प्रोमिनेंट थ्योरी ही नहीं, UPSC उस तरफ भी अपना फोकस
शिफ्ट कर रही है, जो उतनी फेमस थ्योरी नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी अपना पैटर्न जो चेंज किया था। एंड यू कैन सी ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो हमसे पढ़े हैं या जो हमसे इस साल का जिन्होंने कोर्स लिया, वो इस चीज़ को लेकर के बहुत थैंक यू बोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक है ना, ये हम लास्ट में कवर कराते हैं। लास्ट में इन द सेंस जैसे पोस्ट NPM डेवलपमेंट हो गया, या यूपीएससी थोड़ा सा ट्रेंड से हट करके जो क्वेश्चंस पूछती है उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अच्छा, ERG थ्योरी जो है वो जिन्होंने मास्लो की थ्योरी पढ़ी है, नीड हायरार्की थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है, आई थिंक वो इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से, राइट वही यहाँ पे पूछा हुआ है। ERG थ्योरी इज नथिंग बट जो 5 नीड्स हैं मास्लो की, अब्राहम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 वो बताए हैं कि ये नीड्स होते हैं इंसान की, उसको उन्होंने थोड़ा सा रिफाइन करके 3 फैक्टर बता दिए, उन्होंने मिक्स करके 3 बता दिए। दिस इज नथिंग बट द ERG थ्योरी। ओके, तो उसी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अटेम्प्ट्स टू रिकंसेप्चुअलाइज द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स एंड कमेंट, राइट। तो नथिंग बट जस्ट एक रिकंसेप्चुअलाइजेशन है, बात वही कही है जो अब्राहम मास्लो ने कही थी अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में, बट इन्होंने जो स्टेप्स थे, टोटल नीड्स थी, वो कम करके इन्होंने 3 ही ग्रुप बना दिए थे, 5 नहीं रखे थे, ये उन्होंने बदलाव किया था। देन कम्स द साइंटिफिक मैनेजमेंट इससे इससे इजी और क्या क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोच फॉर इंप्रूविंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एक्सप्लेन। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस बारे में बात करता है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस बारे में बात करती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव है, ये आपने एक्सप्लेन करना था। ओके, वेरी सिंपल। देन कम्स फोर्थ टॉपिक, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है आपका। न्यू पब्लिक गवर्नेंस एंड एमर्जिंग पैराडाइम इज कॉन्ट्रास्टेड विद मार्केट बेस्ड अप्रोच ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कमेंट। जिन लोगों ने हमारी माइक्रो टॉपिक वाला अगर देखा है, माइक्रो टॉपिक वाला वीडियो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने हमारे नोट्स परचेज किए थे, जिन्होंने क्वेश्चन बुकलेट वगैरह देखी थी, मैंने भर भर के न्यू पब्लिक गवर्नेंस पे वो किया है। आई विल शो यू, मैं इसका ना आपको प्रूफ देती हूँ, एक सेकेंड रुके आप। मैंने ना इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस किया था, जस्ट आप एक सेकेंड रुकें। लिस्ट ऑफ माइक्रो टॉपिक ना, यूनिट 1 पेपर 1 ये है, और ये देखो, ये है पोस्ट NPM डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैंने सबसे लास्ट में इसमें इंक्लूड किया है, और ये जिन लोगों ने परचेज किया वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ माइक्रो टॉपिक यूनिट 1 पेपर 1, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा था ये फोकस करना ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, एंड हेयर यू कैन सी मैंने सारी जो टाइप्स ऑफ गवर्नेंस है उनके ऊपर मैंने बात करी थी। एंड पोस्ट NPM थ्योरीज में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि न्यू पब्लिक गवर्नेंस, न्यू वेबेरियन स्टेट, पब्लिक वैल्यू थ्योरी, न्यू पब्लिक गवर्नेंस में ऑसबोर्न का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो जो टॉपिक 1 है आपका विच इज़ कम्प्लीटली थ्योरी, उस पे ना ज़्यादा लेटेस्ट थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप ये देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, परफॉर्मेंस मेजर, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने कहा था परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट का टॉपिक आप कवर करिए। ये चीज़ मैं आपको डेफिनेटली अभी अपने जो अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे उनमें ये प्रूव करने वाली हूँ कि ये टॉपिक भी यूपीएससी ने पिक किया है। अब मैं ये क्लेम नहीं करती कि मेरा वीडियो देख के ही यूपीएससी ने पेपर बनाया, बट इट्स यू कैन से कि हमने अपनी जो हमारी एजुकेशन थी उसमें हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं, प्लस यूपीएससी के 11 साल के पेपर्स को हमने एनालाइज किया, उस बेसिस पे हमने पूरी ये माइक्रो लिस्ट तैयार करी थी। जिन्होंने सीरियसली इस लिस्ट को फॉलो करा है ना, वो आज डेफिनेटली थैंक यू बोल रहे होंगे कि इतना अच्छा पेपर जो है हमारा हुआ है, राइट। ओके, हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस पे क्या आ रहा है, इट इज़ एन एमर्जिंग पैराडाइम, और ये मार्केट बेस्ड अप्रोच के जो है वो कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब उसके जो है बेसिकली अपोजिट है, जो NPM कहता है उसके अलग है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम आपको जो बुकलेट है उसके अंदर भी दिखा देते हैं। पोस्ट NPM डेवलपमेंट, ये LPG
क्रिटिकल थ्योरी, देन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने पोस्ट एनपीएम में जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है उसके ऊपर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से हमने 4 से 5 क्वेश्चंस उठाए थे एंड उसके रिगार्डिंग हमने जो है जो क्वेश्चन बुकलेट हमने तैयार करी थी मोर देन 500 की, वहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट में न्यू आपका जो पब्लिक वैल्यू मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है, डिजिटल गवर्नेंस पे हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है, नेटवर्क गवर्नेंस पे है, राइट, गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, इसके अलावा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पे है। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक जो हमने आपको मेंशन किया है ना उसके ऊपर हमने खुद ने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके दिया है कि चलो नोट्स में जो आपको कमी महसूस हो रही है वो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाए। कि पोस्ट एनपीएम पे हमने ऑलमोस्ट 50 पेज का जो मटेरियल है वो हमने तैयार किया था सो दैट आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाओ, राइट। ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या है, पब्लिक वैल्यू मैनेजमेंट किसको कहते हैं, न्यू पब्लिक गवर्नेंस क्या है, राइट। ये अभी हम उस पर चल रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नेंस पे। थ्योरीज भी हमने इसमें कवर करी है, ठीक है। ये कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा अभी तक। अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोमिनेंट बुक्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। इवन यू कैन रेफर न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य, वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है उतनी डिटेल में कवर नहीं हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट में हमने उन चीज़ों के बारे में बात करी है। एक सेपरेट और है फाइल, आई थिंक आई एम मिसिंग दैट, जिसमें हमने ये जो टॉपिक हमने आपको बताए थे, न्यू बेबेरियन स्टेट है, आपका जो पब्लिक वैल्यू मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस है, उनके ऊपर भी हमने डिटेल में बात करी है, राइट। तो हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो शिफ्ट चेंज हो रहा है यूपीएससी का उसके ऊपर भी हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने कोर्सेज में भी, क्लासेस में भी, प्लस अपने स्टडी मटेरियल में भी, राइट। तो हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ओके, तो आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट रहा इट इज़ मोर और लेस वेरी सेटिस्फैक्टरी टू सी कि हाँ हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे यूपीएससी का पैटर्न भी कुछ वैसा ही रहा है। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। सेक्शन बी पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्या है, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। द एंटी डेवलपमेंट थीसिस इज अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल कमेंट। व्हाट इज एंटी डेवलपमेंट थीसिस? इट इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद में जो है यहाँ पर बात करेगी है, अगेन वेरी सिंपल। Civil servants should be allowed only to cast vote or to participate in the electoral process of the country. Examine. सिविल सर्विस को पॉलिटिकल प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या वो सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं या वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो सिविल सर्विस को लेकर के न्यूट्रलिटी अलग अलग हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करी गई है एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. Then comes the critical path method is a project management technique used to plan and manage project effectively. Discuss. What is CPM? What is PERT? PERT? Techniques of administrative improvement. उसके बारे में हम बात करते हैं यूनिट नंबर 11. CPM एंड PERT इनके बारे में आपका जो नेटवर्क एनालिसिस है, मैनेजमेंट आपका नाम बोल रही हूँ मैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंट मेथड्स है टेक्निक के, ठीक है। O&M यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस बार पेपर को देख करके एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, उन्होंने वही स्टेटमेंट उठाई है जो एक्चुअली पूछना चाहते थे। Then comes the auditing. Auditing is not about finding fault, but it is about ensuring the accuracy and integrity of financial information analyze. Auditing को, role of auditing को लेकर के बात करी गई यहाँ पे। टॉपिक नंबर 12 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। The study of public administration must include its ecology. Discuss ecological approach to public administration. Comparative public administration. Unit number 7. Contribution of Fredericks. Contribution of Robert Dahl. Contribution of other thinkers who supported the ecological aspect must be included in the study of public administration. जिन्होंने public administration के ecological aspect पे focus किया, जिसमें सबसे prominent नाम रॉबर्ट डाल का आता है, prominent नाम जिनमें फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का आता है, जिन्होंने ये थ्योरी यूज़ करी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देन कम्स 6 नंबर क्वेश्चन। A trend to adopt innovative practice in administrative ethics is gaining ground for improving public trust in government. डिस्कस करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में डिफरेंट इनोवेटिव प्रैक्टिस को यूज़ किया जा रहा है ताकि जो लोगों में ट्रस्ट है वो वापस से बिल्ड हो सके,
ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसको पर्सनल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत कम आपको हॉरिजॉन्टली बहुत कम कवर करना होता है, बहुत कम एस्पेक्ट आपको कवर करने होते हैं, बट जो भी आप पढ़ रहे होते हैं वो बहुत डेप्थ में आपको कवर करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। यूनिट नंबर 9 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट टॉपिक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ठीक है, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है नहीं है, बट अगर आपको कुछ लेटेस्ट आइडियाज़ नहीं है तब हो सकता है एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी आपको, बट थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ते हैं तो यू कैन सी कि हाँ, गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड सो दैट दे कैन इंश्योर पब्लिक ट्रस्ट इन दी सिस्टम, इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। Then comes the future of e-governance is shaped by emerging trends for making government service efficient and accessible. एनालाइज करना है ई गवर्नेंस को लेकर के है कि यहाँ पर डिफरेंट ट्रेंड निकल करके आ रहे हैं ताकि जो आपका पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सफिशिएंट और एक्सेसिबल हो सके, या हम ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसी वजह से ई गवर्नेंस का जो फ्यूचर है वो चेंज हो रहा है। बेसिकली नथिंग बट दी यू कैन से द रेलेवेंस ऑफ ई गवर्नेंस, द contribution of e-governance, what e-governance is actually doing for making administration efficient and effectiveness, उसके बारे में हमने बात करी है। Then comes question number 6 का ही थर्ड पार्ट है। Undoubtedly, social and historical factors play a significant role in shaping administrative system, but side by side, understanding of these influence is essential for designing a responsive governance structure. Examine. देखो, आप टॉपिक नंबर 7 पढ़ो, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फर्स्ट ही दिया गया है हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हिस्टोरिकल एंड आपका जो सोशोलॉजिकल फैक्टर है अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। आई विल शो यू। अच्छा, ये कुछ है ना, हमने जो अपनी बुकलेट तैयार करी थी उसमें हमने ना यूनिट के साथ में कुछ केस स्टडीज़ हमने ऐड करी थी, लाइक आरटीआई एंड रेलवे टिकट स्कैंडल कैसे हेल्प करती है, सिटीजन चार्टर से डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल को लेकर के जो इशू था उसके बारे में हमने बात करी, सोशल ऑडिट इन मनरेगा। इस तरीके से हमने ना जहाँ पर रेलिवेंट था वहाँ पे केस स्टडीज़ अपने नोट्स में हमने इंक्लूड किए थे, क्वेश्चन बुकलेट में हमने इंक्लूड किए थे, सो दैट ओवरऑल जैसे जो क्वेश्चन आया था ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी पूछती है कि ई गवर्नेंस में क्या मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या इनोवेटिव प्रैक्टिस है एथिक्स में जिससे आप ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया बना रहे हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ विल रियली हेल्प यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब हमने अपने नोट्स में हर एक एस्पेक्ट से हर एक क्वेश्चन को कवर करने की हमने कोशिश करी है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, उतना ही आप एग्ज़ाम में रेडी रहते हो डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को कवर करने के लिए। ओके, रिमेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरीके से हमने अपने नोट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हमने कवर कर रखा था। हाउ डू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल contribute to the concept of administrative adjudication and all these things we have already covered। मुझे नहीं लगता बार बार आपको उस चीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन बुकलेट है खास करके, वो कितनी ज़्यादा रेलिवेंट आप लोगों के लिए रही हैं। ठीक है, कुछ हमने डिफरेंट टॉपिक जो हैं वो भी कवर करे हैं सो दैट ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है, यूपीएससी ने जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं उसके अलावा भी जो आपकी बेसिकली डिफरेंट टॉपिक है उनको हम कवर कर पाएँ। ओके, हेयर यू कैन सी यूनिट नंबर 7 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझिए। हाउ हैव हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्री। इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट रीजन। ठीक है, यूपीएससी क्या पूछ रही है कि सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शेप करने में, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी हेल्प करी है। साथ ही साथ इन सारे फैक्टर्स को समझना अच्छे गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने एग्जामिन करना था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल होता। ठीक यहीं से हेयर यू कैन सी, आई थिंक इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो
आपके लिए नहीं हो सकता कि व्हाट आर द सोशोलॉजिकल फैक्टर दैट इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, एंड ये चीज़ आपको डिस्कस करनी थी कल्चरल नॉर्म्स और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों क्वेश्चंस को आप कंबाइन कर दीजिए, एंड ये जो आपका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने ये पढ़ा है, अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, इट विल बी वेरी मच यूजफुल कि हाँ क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो नहीं परेशान होंगे हम। मैक्स वेबर की थ्योरी, मैक्स वेबर ही क्यों, सोशोलॉजिकल थ्योरी है ना, सोशोलॉजिकल फैक्टर, तो हमने सोशोलॉजिकल फैक्टर से सोशोलॉजी की जो थ्योरी है जिनसे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं और अभी भी पूछती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे अपने नोट्स में, अपने क्वेश्चन बुकलेट में बहुत डिटेल में हमने बात करी है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। Here comes Rick's prismatic model has been criticized as overly gloomy and technical complex, but it remains as a useful starting point for comparative public administration research analysis. The relevance, the importance, and the contribution of Rick's theory, the prismatic मॉडल बेसिकली हम उनको बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आज भी वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रिक्स से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, रिक्स से बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, राइट। दिस इज व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिक्स थ्योरी। ओके, तो मैंने आपको ना बताया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल को ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, हालांकि एग्जैक्ट है। मैंने कहा था आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर टू डिस्टिंक्ट एक्टिविटी इन पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। मैंने इसको यूनिट 1 के साथ भी एसोसिएट किया है और मैंने इसको यूनिट 9 के साथ भी मैंने इसको जोड़ा है। साथ ही साथ मैंने कहा था उन टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना जो ओवरलैप कर रहे हो, जो एक से ज़्यादा जगह जिनको आप रिलेट कर सकते हो, उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना। हियर यू कैन सी व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। तो जिन्होंने तो देखा है दे विल थैंक मी कि हाँ अनिशा मैम बढ़िया आपने किया था, कवर किया था। आज मेरा मतलब मूड था कि चलो जितना हमने कंट्रीब्यूट किया, साल भर हमने मेहनत करी, उसका थोड़ा सा क्रेडिट हम ले सकते हैं। बाकी देखो अल्टीमेटली आप लोगों ने ही प्रिपेयर करा है, आप लोग पेपर दे करके आए हैं, या जो देने वाले हैं उन लोगों ने वो प्रिपेयर करेंगे, वो पेपर दे करके आएंगे। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। वो आपको एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में आपको जाना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इतना डिटेल में कवर करवाना, वो भी लास्ट में चलिए इसके बारे में बात करेंगे। बट आई थिंक वी आर द वन जो बहुत कम टाइम में हमारे, आप क्लास की टाइमिंग देख सकते हो, हम 2.5-3 घंटे की क्लासेस नहीं लेते, मैक्सिमम 1 घंटे की हमारी क्लास जाती है और उसमें भी हम इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कराते हैं, राइट। तो हमने अपने मेथड्स और इन सब चीज़ों पे काम किया है, एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट। Then comes next question. Balancing state intervention and market freedom is the need of developing country. Comment. State versus market debate. Topic number 8, which is development administration. स्टेट वर्सेस मार्केट, ये चीज़ बहुत बार पूछी जा चुकी है, अगेन पूछी जा रही है, एंड हियर यू कैन सी। और इससे आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान है। आज के टाइम पे हमें स्टेट और मार्केट दोनों को ही हमें बैलेंस करके रखना होता है, राइट। Okay, next comes bureaucracy in developing country. Remember, I told you, I literally told you, please focus on bureaucracy and development, bureaucracy and development, bureaucracy and democracy, bureaucracy and democracy. इन टॉपिक को रट लीजिए, और इस चीज़ को लेकर के तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने जो है वो हमें कवर नहीं कराया हुआ, ठीक है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपने हमें कवर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 8 में हमने डिफरेंट जो आपकी थ्योरीज हैं उनको हमने कवर किया है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया हुआ है, और जो आपको कह रही थी डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, उसको हमने कैसे कवर किया अपनी नोट्स में, आई शो यू दिस थिंग, ठीक है। चेंजिंग प्रोफाइल, एंटी डेवलपमेंट थीसिस, रिमेंबर एंटी डेवलपमेंट थीसिस पे आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इससे जो फर्स्ट पार्ट था आपका उसके अंदर एंटी डेवलपमेंट जो थीसिस है वहाँ पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। हियर यू कैन सी क्लियरली, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये है क्या, कैसे स्टार्ट हुआ था एंटी डेवलपमेंट थीसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, कैसे आपके ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लेकर के आता है। कंप्लीटली इसके हमने डिफरेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसको हमने कवर किया है, ठीक है। और हियर यू कैन सी
Discuss the role of bureaucracy in the development process. How do bureaucratic structure and function influence the implementation and effectiveness of development program? क्वेश्चन क्या हुआ है, bureaucracy in developing country has several challenges and tackling of these will make them more responsive, adaptive and align विद डेवलपमेंट नीड्स डिस्कस करना है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और इस चीज़ को आपने ओवरऑल डिस्कस करना था, राइट। देन कम्स मॉडर्न इकोनॉमिस्ट think public debt is an essential means of increasing employment and element of economic policy, but it also shift the burden to future generation. Analyze पब्लिक डेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये आया ही इसलिए था, मॉडर्न लिबरलिज्म या हम कह सकते हैं जो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है या जो क्लासिकल लिबरलिज्म फेल होने के बाद में लेटेस्ट जो लिबरलिज्म का मॉडल आया था वहाँ पर भी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम पब्लिक डेप्ट के बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे जो आपके इकोनॉमिस्ट है वो ये मानते हैं कि डेट जो है आपका कर्ज जो होता है वो अच्छा है, क्योंकि आप कर्ज लेकर के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाते हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाते हो, उससे आप पैसा जनरेट करते हो, आपका लोन भी पे हो जाता है, प्लस आपके पास फ्यूचर में आपने एक एसेट भी क्रिएट कर ली। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो शिफ्ट है, बर्डन शिफ्ट, वो फ्यूचर जनरेशन पर हो रहा है, इसके बारे में आपने एनालाइज करना है। तो पब्लिक डेब्ट के बारे में ही पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जो है आपने डिस्कस करनी थी। Then comes unless there is sound mechanism for policy evaluation, policy formulation process remains redundant. Examine. अगर मैं ये आपको नोट्स में दिखाने आई तो आपका बहुत सारा टाइम जो है इसमें लगने वाला है, बट डेफिनेटली आई कैन मेक श्योर कि हाँ ये टॉपिक भी हमने अपनी क्वेश्चन बुकलेट में कवर किया था कि जब तक ढंग का पॉलिसी इवैल्यूएशन नहीं होता तब तक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू, ओवरऑल एनालिसिस कि पेपर जो है कंपैरेटिवली आई कैन से दिस थिंग वेरी श्योर कि पिछले 4-5 सालों के मुकाबले पेपर जो है पैटर्न, खास करके लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये बहुत इजी रखा गया है। जो लैंग्वेज है पेपर की वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। उन्होंने ऐसे बहुत कम टॉपिक को टच किया है जो उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किए थे। ठीक है, बहुत कम ऐसे टॉपिक को अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं, लेक्चर्स को फॉलो किया है, अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट को फॉलो किया है, तब तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको देख करके आप ये कह सकते हो कि नहीं नहीं ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी। जो मैं आपको बात कहती हूँ कि अगर आप ढंग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना तो आप 80 to 90% पेपर को पहले से तैयार करके जा सकते हो। एंड हियर इट इज़, प्रूव आपके सामने है। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने आपको प्रूव किया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे नोट्स नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, नहीं। अगर आप कोई भी क्वालिटी मटेरियल रेफर कर रहे हो अपने लिए, कोई ढंग की बुक आप पढ़ रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, थोड़ा सा PYQs को एनालाइज कर रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो किस तरीके से UPSC पूछ रही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पेपर को पहले से जो है एनालाइज करके जा सकते हो, राइट। तो ये था हमारा पेपर 1 का एनालिसिस। बहुत जल्द हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल्ड आंसर्स की वीडियो लेकर के आने वाले हैं हमारी तरफ से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको लेकर के जो अनाउंसमेंट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्लस जो कम्युनिटी पोस्ट होती है, कम्युनिटी जो टैब होती है चैनल पे, वहाँ पर भी इसके रिगार्डिंग पोस्ट कर दी जाएगी। तो आपने एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, प्लस अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल है 919896859767। ठीक है, और जाते जाते मैं बता दूं मेरा नाम है मनीषा सिंह और 2018 ऑनवर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट फ्रीली हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड करना शुरू किया था। आज भी देख सकते हो, एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरा ऑप्शनल जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीली कवर करवा रखा है। आज से नहीं, 5-6 साल पहले से हम इस फील्ड में लगे हुए हैं और हमारा ये जो 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है ये आज आप देख पा रहे हो कि 2024 का जो पेपर हुआ है वो कितना हमें हमारी एफर्ट आप उसमें देख पा रहे हो कि हमने जो कंटेंट प्रिपेयर किया था कितना आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। जल्दी आप पेपर 2 के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी देखिएगा, उसमें हमने अपने थोड़ा सा हम भी बताएंगे कि कंटेंट कितना यूजफुल था, साथ ही साथ आपको क्या करना है पेपर एनालिसिस के बाद में, आपकी प्रिपरेशन में पेपर कैसे यूजफुल है उनके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप एक काम करिए कि जो PYQ सीरीज़ है, ठीक है, जो अगले साल के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं PYQ सीरीज़ है जिसमें हमने 2013 से लेकर के 2023 और अब जो हम टॉपिक और इंक्लूड करने वाले हैं 2024 उससे रिलेटेड सारे हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया है
उनके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।